guys, this is me Sonal Kalra, a chartered accountant and all India rank holder and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे, सीए इंटर अकाउंट्स के ब्रांच अकाउंट्स टॉपिक का एमटीपी मई 2023 का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन का पीडीएफ जिसमें आईसीआई का क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएगा, और जो हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं उसके हैंड रिटन सोल्यूशन का पीडीएफ भी आपको नीचे से मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांच अकाउंट्स के 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% क्वेश्चंस कवर करने हैं तो मैंने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं। आई लिंक इट बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है, ऑन 31st March 2002 कानपुर ब्रांच सबमिट्स द फॉलोइंग टीबी टू इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। पहली बात तो ईयर एंड की डेट क्या दे रखी है, 31st March 2002, और वो कह रहे हैं कानपुर ब्रांच ने अपना टीबी सबमिट किया। तो ये साफ साफ सबूत है कि वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, अपनी बुक्स खुद लिखती है, टीबी बना के दे रही है एचओ को। तो जब ब्रांच का टीबी दे रखा होगा क्वेश्चन में, यानी कि वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। आपको डेबिट बैलेंसेस बता रखे हैं, रुपीज इन लैक्स है, ध्यान से पढ़ना। फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद दे रखा है स्टॉक ऑन 1st April। स्टॉक ऑन 1st April का क्या मतलब हुआ कि मेरा ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, 31st March 2002 को। वैसे भी टीबी में जो स्टॉक होता है वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, टीबी के नीचे फुटनोट पे जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 और 13 में हम इसका एक्सेप्शन देखेंगे कि जो टीबी में स्टॉक आ रहा है वो ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है, वहां पे रीजन देखेंगे उसका। वैसे क्या होता है हमेशा कि आपका टीबी वाला स्टॉक ओपनिंग है, टीबी के नीचे वाला क्लोजिंग है, ठीक है। आगे पढ़ो। गुड्स रिसीव बता रखा है, डेटर्स, कैश और कैरेज इनवर्ड्स दे रखे हैं, फिर क्रेडिट बैलेंसेस बता रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गुड्स रिटर्न टू एचओ, सेल्स और हेड ऑफिस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है स्टॉक ऑन 31st March 2002 वाज वैल्यूड एट 62 lakhs। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आगे वो कह रहा है ऑन 29th March द एचओ डिस्पैच्ड गुड्स कॉस्टिंग 10 lakhs टू इट्स ब्रांच। तो 29th March को एचओ ने कुछ माल भिजवाया है, एचओ ने माल भिजवाया ब्रांच को। ब्रांच डिड नॉट रिसीव दीज गुड्स बिफोर 1st April। तो यानी कि 29th March को गुड्स चले थे एचओ के यहाँ से, ब्रांच को पहुंचे जाके 1st April को। तो बीच में क्या आया, बीच में आया 31st March। 31st March मेरा ईयर एंड था, ईयर एंड वाली डेट पे तो ये गुड्स तो रास्ते में ही रह गए, वो ट्रक में ही थे, एचओ के यहाँ से निकल चुके थे, ब्रांच के यहाँ तक पहुंचे नहीं, ईयर एंड पे ट्रांजिट में रह गए। ट्रांजिट आइटम की एडजस्टमेंट कौन करता है, रिसिपिएंट पार्टी। रिसिपिएंट पार्टी कौन है, मेरी ब्रांच। तो यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन करेगी, ब्रांच। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, hence the figure of goods received from HO does not include these goods। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब एचओ माल भिजवाता है तो वो एंट्री पास करता है ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट, है ना। तो उसने 10 लाख का माल भिजवाया, उसने एंट्री पास कर ली ब्रांच डेबिट 10 लाख टू गुड्स सेंट 10 लाख। ब्रांच को जब वो माल मिलता है तो वो एंट्री पास करती है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डेबिट 10 लाख टू हेड ऑफिस 10 लाख। इस केस में क्या हुआ कि एचओ ने तो इमीडिएटली एंट्री पास कर ली, जैसे ही उसके यहाँ से गोडाउन से गुड्स निकले एचओ ने तो एंट्री पास कर ली। ब्रांच के गोडाउन तक वो पहुंचे ही नहीं साल के एंड तक, तो ब्रांच ने एंट्री पास करी नहीं। इसका मतलब गुड्स रिसीव्ड वाली जो फिगर आ रही है टीबी में, उसमें ये अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होगा। तो सही बात है ना, इंक्लूडेड होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं भी कहता तो उससे हमारे सोल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें पता है कि एचओ ने एंट्री पास कर रखी है, ब्रांच ने एंट्री पास नहीं कर रखी ईयर एंड तक। ईयर एंड पे जब टीबी एक्सट्रैक्ट हुए तो बैलेंसेस मैच नहीं हुए, इसलिए पास होगी रिकंसिलिएशन एंट्री, इसीलिए ब्रांच गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बुक करेगी। तो ये जो लाइन है वो बहुत ही निहायती फालतू एंट्री है, फालतू लाइन है। ये हमें बहुत सारी चीजें, ऐसी कहानियां सुनाता रहता है बिना बात के, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे, ठीक है ना। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस के अमाउंट में ये इंक्लूडेड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। आगे चलते हैं। Also, the HO has charged the branch 1 lakh for centralized services for which branch has not passed the entry। तो वो कह रहा है HO ने कुछ खर्चे एलोकेट किए हैं ब्रांच को, जिसकी एंट्री ब्रांच ने पास नहीं करी। पहली बात तो खर्चे एलोकेशन की एंट्री ब्रांच बुक क्या करती है, खर्चा डेबिट करती है और एचओ को क्रेडिट करती है कि मेरी लाइबिलिटी बुक हो गई टुवर्ड्स एचओ। अब उसने बोला है ब्रांच ने एंट्री पास नहीं करी, तो हम यही मानेंगे कि एचओ ने पास कर दी होगी। तो एचओ तो कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करेगा, ब्रांच पास करेगी ईयर एंड पे। क्या एंट्री पास करेगी, खर्चा डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एंट्रीज किसकी बुक्स में हमें करनी है, ब्रांच की बुक्स में, गुड्स इन ट्रांजिट की भी और एक्सपेंस एलोकेशन की भी, ठीक है। आगे चलो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। कर देंगे, 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। सेकंड कह रहा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाओ। और थर्ड कह रहा है
पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचओ टू इनकॉर्पोरेट द होल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच, होल ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस, यानी कि इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज पास करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने स्लाइड्स पे आओ। उसने क्या क्या मांग लिया आपसे? उसने मांग लिया रिको एंट्रीज, हमने कहा था ना कि वो कुछ भी कॉम्बिनेशन मांग सकता है, तो उसने क्या क्या मांग लिया? उसने मांग लिया एक तो रिको एंट्रीज पास करो, एक आप बना दो ब्रांच का ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट, और एक बना दो इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज करके दिखा दो। ठीक है ना, तो जो जो चीजें मांगेगा बस उतनी करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। इस कॉम्बिनेशन में से जो भी मांगेगा वही बना के दिखाएंगे। ठीक है, अब अपने आंसर को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। ये हम एक समरी बना लेंगे, ये सब रफ में करेंगे हम, कोई फेयर में हमें कोई समरी नहीं दिखानी। रफ में पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा था ब्रांच का टीबी, फिर आपको बता रखा था क्लोजिंग स्टॉक 62 लाख का, फिर 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज दे रखी थी ट्रांजिट और एक्सपेंस की। ये मेरे क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी है, इससे स्क्वीज हो गया क्वेश्चन। इससे ये होगा कि हमारा कोई आइटम मिस ना हो जाए। ठीक है, अब अपना सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि मैं अपना सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करूंगी। तो अपनी स्टेप्स वाली स्लाइड के हिसाब से आप सबसे पहले रिको एंट्रीज पास करते हो, फिर आप ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट बना दोगे, और आप इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज पास कर दोगे। ठीक है, तो मैं अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले रिको पास कर दूंगी, फिर ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट बना दूंगी, फिर इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज पास कर दूंगी। ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते टाइम और बैलेंस शीट बनाते टाइम मुझे कहां से इंफॉर्मेशन उठानी है? तो ये क्वेश्चन के आइटम्स है और ये मेरा ट्रेडिंग पैनल है। इसके लिए मैं कहां से इंफॉर्मेशन उठाऊंगी? टीबी से, क्लोजिंग स्टॉक से और एडजस्टमेंट से। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे थे, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था कि टीबी के आइटम्स एक जगह जाती हैं, ठीक है ना, और एडजस्टमेंट बिलो टीबी 2 जगह जाती हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में जाता है, और इसके अलावा डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हमने 11th में पढ़ी थी। मैंने यहाँ पे रीआइटरेट फिर से कर दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जब आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाओगे तो आप कहां से इंफॉर्मेशन उठाओगे? आपको क्वेश्चन में टीबी दे रखा था तो टीबी से उठा लो। क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसका इंपैक्ट जाएगा दोनों जगह, और एडजस्टमेंट आइटम्स का इंपैक्ट दो जगह जाता है। तो इन सब चीजों को आपको कंसिडर करना है जब आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे ताकि हम कोई चीज मिस आउट ना कर दे अपने सोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, अब एक एक करके अपना सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी है? रिको एंट्रीज पास करनी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 लिखो अपने सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रांच की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास होनी है, एचओ की बुक्स में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बन रही थी। टॉप पे ही लिख दो फिगर्स इन लैक्स, और 2 एंट्रीज पास करनी है। एक तो गुड्स इन ट्रांजिट की, तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री होती है गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस 10 लाख, नीचे आप छोटी सी नरेशन लिख दो। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या थी? एक्सपेंस एलोकेशन, तो खर्चा बुक करेगी ब्रांच, खर्चा डेबिट टू हेड ऑफिस 1 लाख, बिंग खर्चा रिकॉर्डेड। अब खर्चा किस कैटेगरी में डालूं मैं? देखो, उसने बता रखा था सेंट्रलाइज सर्विसेज का खर्चा है, तो आप सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज करोगे अपने टीबी को, तो आपको दिखेगा खर्चों के क्या क्या नाम आ रहे हैं? डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। सन्ड्री ऑफिस मतलब मिसलेनियस खर्चे, तो आप मिसलेनियस खर्चों की कैटेगरी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डाल दिया मिसलेनियस खर्चे डेबिट टू हेड ऑफिस 1 लाख, और हमने खर्चा बुक कर लिया। ये हो गई मेरी 2 एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की यही थी कि 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुड्स इन ट्रांजिट बुक कर लिया ब्रांच की बुक्स में, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, और खर्चा ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस, तो खर्चा टू एचओ कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अपने सोल्यूशन की समरी पे आओ। हमें ऐसे सोल्यूशन अपना कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने रिको एंट्रीज तो पास कर ली, अब मुझे बनाना है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2002। ठीक है ना, तो मुझे ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए टीबी से आइटम्स उठानी है, क्लोजिंग स्टॉक उठाना है, और एडजस्टमेंट आइटम्स का इंपैक्ट देना है। पहले टीबी पे चलते हैं, आओ। टीबी की फिगर्स कहाँ जाती हैं? एक जगह। एडजस्टमेंट आइटम्स कहाँ जाती है? 2 जगह, ये नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको दे रखा है फर्नीचर, और फिर दे रखा है डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं, आओ। पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स खोलो और उसमें डेप्रीसिएशन देखो। इसके 2 केसेस हो सकते हैं, या तो डेप्रीसिएशन टीबी में दे रखी है, या फिर एडजस्टमेंट बिलो टीबी दे रखी है। ठीक है ना, गिवन इन टीबी, बिलो टीबी। गिवन इन टीबी का क्या मतलब है? डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन डेबिट टू एसेट। आप खर्चा बुक करते हो और एसेट को क्रेडिट करते हो। ठीक है, अगर ये डेप्रीसिएशन टीबी के अंदर आ रही है, इसका मतलब टीबी बनने से पहले ये एंट्री पास हो चुकी है बुक्स में। ये एंट्री आपने पास कर दिया अपनी बुक्स में, डेप्रीसिएशन टू एसेट, इसीलिए डेप्रीसिएशन का डेबिट बैलेंस आ रहा है।
जब ऐसा होता है कि टीबी के अंदर डेप्रीसिएशन होता है तो आप क्या करते हो, जो टीबी वाली डेप्रीसिएशन की अमाउंट है उठा के पीएनएल में भेज देते हो, और जो एसेट आ रहा है टीबी में क्योंकि उसमें डेप्रीसिएशन ऑलरेडी घटी हुई है तो आप एज इट इज उठा के बैलेंस शीट में भेज देते हो, आप दोबारा डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करते। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में टीबी में डेप्रीसिएशन आ रही है तो मैं टीबी वाली डेप्रीसिएशन को उठा के अपने पीएनएल में पोस्ट कर दूंगी, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डेप्रीसिएशन डेबिट कर दूंगी 2 लाख पीएनएल में, और जो मेरा फर्नीचर आ रहा है 18 लाख का, इसमें ऑलरेडी डेप्रीसिएशन घटी हुई है तो ये फिगर एज इट इज उठाऊंगी और अपनी बैलेंस शीट में भेज दूंगी फर्नीचर 18 लाख, इसमें से दोबारा डेप्रीसिएशन नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, दूसरा केस भी बात कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है, एडजस्टमेंट बिलो टीबी। जब आपको डेप्रीसिएशन एज एन एडजस्टमेंट बिलो टीबी देता है तो क्या होता है, इसका मतलब आपने डेप्रीसिएशन टू एसेट की एंट्री पास नहीं कर रखी, तो अब आप क्या करो, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके पीएनएल में भेजो, और जो एसेट टीबी में आ रहा है वो उठाओ, उसमें से डेप्रीसिएशन घटा के बैलेंस शीट में भेजो। इस बार आपको घटानी पड़ेगी क्योंकि घटी नहीं हुई, क्योंकि ये एंट्री पास नहीं हुई। ठीक है, सिंपल। इनसाइड टीबी देगा डेप्रीसिएशन तो आपको क्या करना है, डेप्रीसिएशन पीएनएल में भेजना है और एसेट एज इट इज उठा के बैलेंस शीट में भेजना है। आउटसाइड टीबी होगा तो क्या करना है, डेप्रीसिएशन पीएनएल में भेजना और एसेट में से डेप्रीसिएशन घटा के बैलेंस शीट में भेजना, सिंपल। आगे चलते हैं। टीबी के आइटम है, एक एक जगह जाएगी, तो फर्नीचर और डेप्रीसिएशन को हमने एक एक जगह भेज दिया तो स्ट्राइक ऑफ कर रही हूं मैं अपने आंसर में से, क्वेश्चन में से। आगे देखो, आपको 4 खर्चे बता रखे हैं, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग और टेलीफोन। ये ऐसे खर्चे हैं जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही, और सिर्फ टीबी के आइटम है, एक जगह जाएगी। खर्चे कहाँ जाते हैं, पीएनएल में। तो मैं क्या करूंगी, अपने ब्रांच के ट्रेडिंग पीएनएल में पीएनएल पे जाऊंगी, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग और टेलीफोन, चारों खर्चे डेबिट कर दूंगी, बस बात खत्म। ठीक है, टीबी के आइटम है, एक जगह जानी थी, एक जगह भेज दी, तो मैं अपने क्वेश्चन में से स्ट्राइक ऑफ कर रही हूँ इसको। ठीक है, आगे पढ़ो, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसको होल्ड पे डाल दो। आगे पढ़ो, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टीबी के आइटम है, एक जगह जाएगी। ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप अपने ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड पे पोस्ट कर दो ओपनिंग स्टॉक 60 लाख रुपए। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी ट्रीट हो गया, टीबी के आइटम में एक ही जगह जानी थी। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ को भी होल्ड कर दो क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है गुड्स इन ट्रांजिट की। आगे देखो, आपको दे रखा है डेटर्स और कैश। टीबी के आइटम है, एक जगह जानी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों को उठाओ और बैलेंस शीट में भेज दो एसेट साइड पे। तो आप अपनी बैलेंस शीट में जाओ, डेटर्स पोस्ट कर दो 20 लाख और कैश एंड बैंक पोस्ट कर दो 8 लाख। हमारी सारी फिगर्स लैक्स में चल रही है, हमने टॉप पे ही लिख दिया। ठीक है, तो मैंने डेटर्स और कैश को भी पोस्ट कर दिया। फिर दे रखा है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो आप क्या करोगे, अपने ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे और कैरेज इनवर्ड्स डेबिट कर दोगे 7 लाख रुपए। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स में देखोगे तो 5th पॉइंट जो है वो मैंने यही लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में भेजे जाते हैं, यानी कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम होते हैं। कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम आएगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देना। आगे चलते हैं, कैरेज इनवर्ड्स भी हो गया। नीचे देखो, क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे भी हमने एक पॉइंट दे रखा है, उस पर बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, केस ए गिवन इन टीबी, केस बी एडजस्टमेंट बिलो टीबी। अगर ये टीबी के अंदर है, इसका मतलब क्या कि आपने एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कर दी है, यानी कि आपने अपना खर्चा बढ़ा रखा है टीबी में और आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लायबिलिटी बुक कर रखी है। मान लो मैंने साल भर में एक्सपेंस पे किया है 1000 रुपए का, तो मैंने एंट्री पास कर दी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक 1000 रुपए, पर एक्चुअल में इस साल का खर्चा 1200 रुपए है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना खर्चा 200 से और डेबिट करना चाहिए और मुझे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लायबिलिटी बुक करनी चाहिए 200 रुपए। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका टीबी में आ रहा है, इसका मतलब आपने ये एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी है टीबी बनाने से पहले। तो क्या होगा, तो आप जो खर्चा टीबी में आ रहा है वो एज इट इज पीएनएल में भेजो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लायबिलिटी उठा के बैलेंस शीट में भेजो, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मेरे केस में क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, उठा के इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भेज दूंगी। लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3 लाख, बात खत्म। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है कि ये एडजस्टमेंट बिलो टीबी दे रखा हो, तो इसका मतलब एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री नहीं हुई है। तो आप क्या करोगे, जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 200 रुपए है, तो आप क्या करोगे, जो खर्चा आ रहा है ना टीबी में, खर्चा टीबी में 1000 रुपए का आ रहा होगा, तो आप एक्सपेंस में 1000 रुपए के खर्चे में जो टीबी में आ रहा है उसमें 200 रुपए जोड़ दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट,
और 1200 रुपए डेबिट करो पीएनएल में, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट जोड़ दो और पीएनएल में डेबिट कर दो खर्चा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप बैलेंस शीट में भेज दो। तो इस वाले केस में 1000 रुपए आपका टीबी में आ रहा होगा, तो आप 1000 में 200 जोड़ के 1200 डेबिट करो पीएनएल में, और 200 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपनी लायबिलिटी दिखाओ। ठीक है, आगे चले। हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ट्रीट कर दिया, इसको भी मैं स्ट्राइक ऑफ कर रही हूँ। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस का क्या ट्रीटमेंट होता है, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ और गुड्स सेंड टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ में से माइनस कर दो, तो आप रिटर्न्स माइनस कर दोगे 5 के। अभी गुड्स फ्रॉम एचओ की मैंने बात करी नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ में से रिटर्न्स माइनस हो जाते हैं। वापस आओ क्वेश्चन पे। सेल्स कहाँ जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, टीबी के आइटम है एक जगह भेज दी, सेल्स क्रेडिट साइड पे भेज दी ट्रेडिंग अकाउंट में, सिंपल। आगे दे रखा है एचओ का अकाउंट, एचओ का ये क्रेडिट बैलेंस है। एचओ का जो बैलेंस टीबी में होता है उसमें आप रिको एंट्रीज का इफेक्ट डालते हो और फिर बैलेंस शीट में भेजते हो। तो हम क्या करेंगे, हम एचओ का अकाउंट यहाँ पे भेज देंगे और उसी के अंदर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे एचओ दिखाएंगे और उसमें एडजस्टमेंट्स का भी इंपैक्ट दिखा देंगे। ठीक है, तो हमें एचओ का अकाउंट स्पेसिफिकली नहीं बनाना अनलेस क्वेश्चन मांगता नहीं है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था रिको टेक्निक के ऊपर, वो एग्जाम्पल था, हमने रिको टेक्निक के ऊपर एक एग्जाम्पल देखा था कि आपको टीबी दे रखा होगा जिसमें से बैलेंसेस टाई नहीं होंगे, फिर आप रिको एंट्रीज पास करोगे, फिर हमने एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट बना के वो बैलेंस टाई करके देख लिया था। पर एग्जाम में आपसे रिको एंट्रीज मांगी है तो आप बस रिको पास करो, ये अकाउंट्स बना के बैलेंस टाई मत करो। तो ये बैलेंस कहाँ आप देखोगे, आप बैलेंस शीट में जाओ, एचओ का टीबी से बैलेंस पोस्ट करो और यहीं पे रिको एंट्रीज का इंपैक्ट लगा दो एचओ में। एचओ का अकाउंट मत बनाओ, आफ्टर रिको एंट्रीज आप एचओ का बैलेंस टीबी से उठाओ और इसमें यहीं पे बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट एंट्रीज का इंपैक्ट दिखा दो। ठीक है ना, गुड्स इन ट्रांजिट और एक्सपेंसेस चार्ज का इंपैक्ट मैं यही दिखा दूंगी, मैं एचओ अकाउंट नहीं खोलूंगी सेपरेटली, राइट। तो क्या मैंने ट्रायल बैलेंस में से एचओ भी ट्रीट कर दिया, हाँ जी सब ट्रीट हो गया। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट फॉर सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस एंड गुड्स रिसीव्ड, ये मेरे एडजस्टमेंट्स के साथ ट्रीट होंगे इसलिए इनको छोड़ रखा है। तो अपनी समरी पे जाओ, आपने टीबी को तो ट्रीट कर दिया, टीबी की सारी आइटम्स ट्रीट कर दी, अब बचा है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांजिट आइटम और एक्सपेंसेस की जो आपने एडजस्टमेंट करी थी। क्लोजिंग स्टॉक और ट्रांजिट आइटम्स को एक साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको दे रखी है गुड्स इन ट्रांजिट है 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो क्या हुआ अगर ये माल पहले ही पहुंच गया होता, 31 मार्च से पहले अगर ये माल पहुंच गया होता ब्रांच के गोडाउन में, तो आप एंट्री पास कर देते गुड्स रिसीव टू हेड ऑफिस 10 लाख रुपए, ब्रांच ये एंट्री पास कर देती है ना। यानी कि इससे क्या फर्क पड़ता कि जो आपकी गुड्स फ्रॉम एचओ की फिगर आती है ट्रेडिंग अकाउंट में वो 10 लाख से बढ़ के आती है। 288 आपके टीबी में अभी आ रही है, वो 10 लाख से बढ़ी हुई फिगर आती है। आपका क्लोजिंग स्टॉक भी 10 लाख से बढ़ के आता, आपकी बैलेंस शीट में एचओ की लायबिलिटी 10 लाख से बढ़ के आती है और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ के आता 10 लाख से, राइट, बैलेंस शीट में। अगर ये एंट्री पास हो गई होती, ये गुड्स पहले ही आ गए होते साल के एंड से पहले, तो गुड्स रिसीव टू एचओ की एंट्री पास हो गई होती, जिसकी वजह से क्या होता कि गुड्स फ्रॉम एचओ की फिगर 10 लाख से बढ़ के आ रही होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक आपका 10 लाख से बढ़ के आ रहा होता, आपका बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख से बढ़ के आ रहा होता और आपकी एचओ की लायबिलिटी 10 लाख से बढ़ के आ रही होती। पर क्या हुआ, ये एक दिन लेट पहुंचा माल, 31 को नहीं पहुंच के 1 को पहुंचा। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए हमारे जो टीबी में है गुड्स फ्रॉम एचओ की फिगर आ रही है 288 की और एचओ की लायबिलिटी आ रही है 80 की, है ना। और आपकी क्लोजिंग स्टॉक में भी ये 10 लाख की फिगर जुड़ी नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, आप 10 लाख का गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ दोगे। कहाँ, गुड्स फ्रॉम एचओ में आप ये जोड़ दोगे, ठीक है ना। आप गुड्स फ्रॉम एचओ में ये फिगर जोड़ दोगे, यानी कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ कितने से डेबिट करोगे, जितना टोटल माल एचओ ने आपको भिजवाया साल भर में। आपको एचओ ने 288 प्लस 10 लाख का माल भिजवाया साल भर में। अगर आप याद करोगे तो डिपेंडेंट ब्रांचेस में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में भी हमने गुड्स इन ट्रांजिट का क्वेश्चन करा था, वहां पे भी हमने यही बोला था कि आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट करो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने से, जितना माल एचओ ने आपको भिजवाया साल भर में। आईपी पे हम वो फिगर लेते थे, है ना। यानी कि आपको हम ट्रीटमेंट दोनों जगह सेम ही फॉलो करके चलेंगे, डिपेंडेंट ब्रांचेस में भी और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में भी। आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स फ्रॉम एचओ की फिगर कितनी लोगे, जितना माल एचओ ने आपको भिजवाया साल भर में, यानी कि जितना आपको मिल गया प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स फ्रॉम एचओ में आप गुड्स इन ट्रांजिट की फिगर ऐड कर दोगे, तो 288 प्लस 10 लाख हो जाएगा 298, इसमें से रिटर्न्स माइनस होंगे तो 293 की फिगर आपकी आ जाएगी गुड्स फ्रॉम एचओ की नेट फिगर। ठीक है, उसके बाद इस वजह से क्या होगा, आप अपना क्लोजिंग स्टॉक 2 पार्ट्स में दिखाओगे, स्टॉक इन हैंड और गुड्स इन ट्रांजिट। ये भी हमने स्टॉक इन डेटर्स मेथड में बात कर रखी है।
या आप क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक इन हैंड दिखाओगे और गुड्स इन ट्रांजिट दिखाओगे। स्टॉक इन हैंड कौन सा स्टॉक होगा? जो ब्रांच के गोडाउन में साल के एंड पे पड़ा है, और जो क्वेश्चन में आपको स्टॉक दे रखा होता है वो हमेशा वही होता है जो ब्रांच के गोडाउन में साल के एंड में पड़ा है, यानी कि 62 लाख इज योर स्टॉक इन हैंड। ब्रांच के गोडाउन में साल के एंड पे 62 लाख का स्टॉक पड़ा है, उसमें आपको गुड्स इन ट्रांजिट की फिगर जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के दिखाना है, ठीक है। गोडाउन में इतना माल पड़ा है 62 लाख का, उसमें आप 10 लाख का माल और जोड़ दोगे गुड्स इन ट्रांजिट। तो दो इंपैक्ट्स आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में। आपने गुड्स फ्रॉम एचओ की फिगर गुड्स इन ट्रांजिट से बढ़ा दी 10 लाख से, और आपने क्लोजिंग स्टॉक भी अपना 10 लाख से बढ़ा दिया, विच इज माई गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। और जो स्टॉक इन हैंड है वो स्टॉक है जो आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ईयर एंड पे, टीबी के नीचे क्लोजिंग स्टॉक 62 लाख, दैट इज माई स्टॉक इन हैंड। तो मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 72 लाख रुपए का। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। आपने एंट्री पास करी थी गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 10 लाख से, और तो लाइबिलिटी 10 लाख से और बढ़ गई। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखाओगे आप अपना बैलेंस शीट में? क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखाओगे? स्टॉक इन हैंड और गुड्स इन ट्रांजिट, अगेन 62 लाख और 10 लाख 72 लाख। 62 लाख वो स्टॉक है जो आपके गोडाउन में पड़ा है साल के एंड पे, तो जो आपको क्वेश्चन में स्टॉक देता है वो मेरा स्टॉक इन हैंड होता है, उसमें आप गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ देते हो, ठीक है। तो ये सारे इंपैक्ट आएंगे गुड्स इन ट्रांजिट एंट्री के। आईसीआई कई सॉल्यूशंस में ये सारा इंपैक्ट करेगा, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी, और कई बार वो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेंशियली आपने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट भी 10 लाख से बढ़ाया और क्रेडिट भी 10 लाख से बढ़ाया, तो नेट इंपैक्ट कुछ है नहीं, तो वो कई बार ट्रेडिंग अकाउंट में इंपैक्ट नहीं दिखाते। हम एक ही ट्रीटमेंट याद करके चलेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, डिपेंडेंट ब्रांच हो, सब में हम एक ही ट्रीटमेंट करेंगे कि जितना माल एचओ के यहाँ से आया है आप पूरा का पूरा डेबिट करोगे, यानी कि आप गुड्स इन ट्रांजिट की फिगर जोड़ दोगे गुड्स फ्रॉम एचओ में। गुड्स इन ट्रांजिट आप क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, आप बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओगे गुड्स इन ट्रांजिट, और आप एचओ की लाइबिलिटी 10 लाख से बढ़ा दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमने क्लोजिंग स्टॉक और ट्रांजिट आइटम का भी एडजस्टमेंट कर लिया। अब हमें खर्चे वाली ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट करना है, खर्चे वाली एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना है, सॉरी। देखो आपने क्या एंट्री पास करी थी? खर्चा डेबिट टू हेड ऑफिस, है ना, यानी कि आपने खर्चा बढ़ाया था। तो खर्चा कितने का आ रहा था टीबी में? सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस आपके आ रहे थे 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस आ रहे थे। तो आप क्या करोगे? पीएनएल में जाओगे, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस आप डेबिट करोगे कितने से? 1 लाख प्लस 1 लाख, टीबी वाली फिगर प्लस जो एडजस्टमेंट आपने किया 1 लाख की, तो सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा पीएनएल में 2 लाख रुपए, ठीक है। और एचओ की जो लाइबिलिटी आ रही है बैलेंस शीट में वो भी 1 लाख से बढ़ जाएगी, तो आप एक्सपेंस चार्ज 1 लाख यहाँ पे ऐड कर दोगे एचओ में, ठीक है ना। बैलेंस शीट में आप एचओ की फिगर में 1 लाख रुपीज ऐड कर दोगे एक्सपेंसेस चार्ज, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट दो जगह जाती है, हमने देख लिया। ऑफिस एक्सपेंस आपने पीएनएल में बढ़ा के डेबिट किया और आपने एचओ की लाइबिलिटी में भी बढ़ा दिया 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या क्या ट्रीटमेंट कर दिया? अब हमने एक्सपेंस का भी ट्रीटमेंट कर दिया। अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल में देखोगे जिन जिन चीजों का ट्रीटमेंट होना था हो गया, टीबी का भी ट्रीटमेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांजिट आइटम, एक्सपेंस, सबका ट्रीटमेंट हो गया। अब मैं अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बंद कर सकती हूँ। तो अब आप टोटल कर दो, आपका जीपी निकल के आ जाएगा 72, ठीक है। 72 आप नीचे भेजोगे क्रेडिट साइड पे पीएनएल के, और आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 24 का, ठीक है ना। सो दिस इज माय ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, मैं पूरा प्रेजेंट कर देती हूँ। दिस इज माय फाइनल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट कैसे बंद होगी? आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, क्या हमने अभी बात करी थी कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो एचओ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ब्रांच का। तो जब आप ब्रांच की बैलेंस शीट बनाते हो तो एचओ अकाउंट में नेट प्रॉफिट जोड़ के बनाते हो, तो आप नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, एचओ का टोटल कर दो, 115 आ जाएगा, और फिर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करके लाइबिलिटी साइड का टोटल कर सकते हो। ऐसे ही आप एसेट साइड का टोटल बंद कर सकते हो, तो 118 आपका मैच हो जाएगा। तो हमने क्या किया? नेट प्रॉफिट जब पीएनएल अकाउंट बंद किया ब्रांच का, नेट प्रॉफिट एचओ अकाउंट में ऐड कर दिया। ये नहीं भूलना है एचओ अकाउंट में आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करके दिखाना है, ठीक है। फिर आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी। दिस इज माय बैलेंस शीट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की? अपनी समरी देखो, आपने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट भी बना दी। अब हमें पास करनी है इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, जिसको हम प्यार से बोलेंगे कि एचओ ने ब्रांच को गप करके खा लिया। एचओ ब्रांच का क्या क्या गप करके खाना चाहता था? एचओ चाहता था कि वो ब्रांच के एसेट्स, ब्रांच की लायबिलिटीज और ब्रांच का प्रॉफिट ये सब गप करके खा जाए और अपनी बैलेंस शीट में जोड़ दे ये सब, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए एंट्रीज क्या पास करेगा? ये सारी चीजें अपनी बुक्स में लाने के लिए एंट्रीज क्या पास करेगा, उसको हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज। और वो क्या एंट्रीज है, लेट्स सी। एचओ की बुक्स में इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? प्रॉफिट का, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो मुझे अपनी बुक्स में एसेट्स बढ़ाने हैं तो मैं एसेट्स को डेबिट कर दूंगी। अगर मुझे अपनी बुक्स में एसेट बढ़ाने हैं तो मैं एसेट्स को डेबिट कर दूंगी।
और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ब्रांच। देखो अगर ब्रांच से मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं क्या एंट्री पास करती हूँ, कैश डेबिट टू ब्रांच। अब यहाँ पे मुझे ब्रांच के सारे एसेट्स मिल गए तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एसेट्स डेबिट टू ब्रांच, ठीक है ना। तो अगर मुझे ब्रांच के एसेट्स अपनी बुक्स में लेके आने हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स डेबिट कर दो और ब्रांच हो जाएगी क्रेडिट। ऐसे ही लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको अपनी बुक्स में लाइबिलिटी बढ़ानी है, एचओ को अपनी बुक्स में लाइबिलिटी बढ़ानी है तो एचओ क्या करेगा, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देगा और डेबिट क्या हो जाएगी, ब्रांच, ठीक है ना। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री क्या हो गई, ब्रांच। एसेट्स के टाइम पे आप एसेट्स को डेबिट करोगे, ब्रांच को क्रेडिट, और लाइबिलिटीज के टाइम पे लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दोगे और इन टर्न ब्रांच जो हो जाएगी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर लेते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। लॉन्ग की मैं अभी बात नहीं करी, शॉर्ट पे आते हैं। आपको ब्रांच का प्रॉफिट अपनी बुक्स में लेके आना है, आपको ब्रांच का प्रॉफिट गप करके खाना है। तो एचओ अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो वो पीएनएल को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल को क्रेडिट कर देगा, उसने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया और ब्रांच को वो कर देगा डेबिट और रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी लॉस के लिए। तो दो मेथड्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। किसी भी क्वेश्चन में हम लॉन्ग से नहीं करेंगे, हम हमेशा शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। लॉन्ग अभी हम देख लेंगे ऑल्टरनेट मेथड कैसे होता है, पर हम नॉर्मली फॉलो अपना शॉर्ट मेथड करके चलेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट, एसेट्स और लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री क्या है, एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री है एसेट्स टू ब्रांच, लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री है ब्रांच टू लाइबिलिटीज, प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री है ब्रांच टू पीएनएल, ठीक है। अब अपने सॉल्यूशन पे आओ। आप इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जर्नल एंट्रीज पास करो, ये इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज आप पास करो। सबसे पहले आप प्रॉफिट खा जाओ, उसका प्रॉफिट खाने की एंट्री क्या होती है, ब्रांच टू पीएनएल बीइंग प्रॉफिट इनकॉर्पोरेटेड। कितना प्रॉफिट निकला था, अभी हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया था, ब्रांच का प्रॉफिट निकल के आया था 24 रुपए का, 24 लाख, ठीक है ना। तो 24 से आप डेबिट कर दोगे ब्रांच और पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा 24 से। इसका मतलब क्या हुआ कि एचओ ने अपना प्रॉफिट 24 से बढ़ा लिया, अपना पीएनएल अकाउंट 24 से बढ़ा लिया, वो ब्रांच का प्रॉफिट गप करके खा गया। ऐसे ही वो ब्रांच के एसेट्स गप करके खाएगा, क्या एंट्री पास होगी, ब्रांच के सारे एसेट्स डेबिट कर दो और ब्रांच को क्रेडिट कर दो। एसेट्स कहां से मिलेंगे, बैलेंस शीट से। तो आप क्या करो, बैलेंस शीट में जाओ और सारे एसेट्स उठा लो। फर्नीचर 18, तो आप फर्नीचर उठा लो, ब्रांच फर्नीचर डेबिट 18, ठीक है। फिर आप डेटर्स उठा लो 20 लाख, ब्रांच डेटर्स डेबिट 20 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांच का स्टॉक 62 लाख का, तो आप 62 लाख का स्टॉक उठा लो, ब्रांच स्टॉक डेबिट 62 लाख। फिर उसके बाद है गुड्स इन ट्रांजिट 10 लाख और कैश 8 लाख, तो ये दोनों चीजें उठा लो, ब्रांच का गुड्स इन ट्रांजिट उठा लो 10 लाख का और कैश उठा लो 8 लाख का। यानी कि एचओ ने क्या किया, अपनी बुक्स में सारे एसेट्स डेबिट कर दिए ब्रांच के। तो ये हो गया एसेट्स को गप करके खाना और ब्रांच हो गया क्रेडिट, ठीक है। टोटल से आप क्रेडिट कर दोगे और नीचे लिख दोगे बीइंग ब्रांच एसेट्स इनकॉर्पोरेटेड, राइट। आगे चले, नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कैसे इनकॉर्पोरेट होंगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज आप एंट्री पास करोगे। अभी हमने देखा लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अपनी बुक्स में मर्ज करना है तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना पड़ेगा। ब्रांच की कौन सी लाइबिलिटीज है, आप बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है एक तो लाइबिलिटी, तो वो क्रेडिट कर दो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3, ठीक है ना। तो आपने ब्रांच की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो खाली उठा के, क्या इसके अलावा कोई लाइबिलिटी है, लेट्स सी। देखो आपके पास आ रहा है एचओ का बैलेंस 80 + 10 + 1, है ना। उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया, तो नेट प्रॉफिट तो मैं इनकॉर्पोरेट कर ही चुकी हूँ, सारे एसेट्स भी मैं इनकॉर्पोरेट कर चुकी हूँ और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी मैं इनकॉर्पोरेट कर चुकी हूँ। बचा सिर्फ एचओ का बैलेंस जो कि है 91, क्योंकि ये तो रिको एंट्रीज थी ना। तो एचओ का बैलेंस बेसिकली 91 के आ रहा है। क्या वो एचओ का बैलेंस भी खाएगा, क्या एचओ अपना ही जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ब्रांच की बुक्स में वो भी गप करके खाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एचओ अपना बैलेंस नहीं खाता, जब वो एसेट्स लाइबिलिटीज और प्रॉफिट गप करके खा जाता है तो एचओ अकाउंट क्लोज हो जाता है, क्योंकि एचओ बोल रहा है मैंने तुमसे 91 लाख रुपीज लेने हैं, उसी के बदले में वो उसके एसेट्स लाइबिलिटीज और प्रॉफिट सब गप करके खा गया, इसीलिए वो एचओ अकाउंट गप करके नहीं खाएगा। तो आपको यहां से सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उठाना है 3 लाख का। तो एंट्री होगी ब्रांच टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3 लाख बीइंग ब्रांच लाइबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड। तो क्या एंट्रीज पास हो गई, सबसे पहले आपने प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट किया ब्रांच टू पीएनएल 24, फिर आपने एसेट्स इनकॉर्पोरेट किए सारे एसेट्स डेबिट टू ब्रांच 118, फिर आपने लाइबिलिटीज इनकॉर्पोरेट की ब्रांच टू लाइबिलिटीज 3, जिसमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लाइबिलिटी थी। अब चल रहे हैं ऑल्टरनेट मेथड ऑफ प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन क्या है। ब्रांच का प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करने के दो तरीके होते हैं। ये मैंने ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एक बार मैं यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ। हमारा ट्रेडिंग का टोटल आ रहा है 432, ठीक है, ये रह गया था पहले।
तो सबसे पहले आप देखो ये ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है जो हमने बनाया था, ठीक है ना। तो प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा नेट प्रॉफिट उठाओ, ये जो 24 का नेट प्रॉफिट आ रहा है उठाओ, गप करके खा जाओ, जिसकी एंट्री होगी ब्रांच टू पीएनएल। एचओ एंट्री पास कर देगा ब्रांच टू पीएनएल, शॉर्ट मेथड, सीधा उठाया और गप करके खा गए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लॉन्ग मेथड, जिसमें एचओ क्या करेगा, ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट पूरा बनाएगा अपनी बुक्स में, यानी कि सारी की सारी चीजें लेके जाएगा, जिससे नेट इंपैक्ट आएगा कि उसने प्रॉफिट खा लिया। यानी कि वो क्या करेगा, ब्रांच का ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स उठाएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट आइटम्स उठाएगा, जीपी को ट्रांसफर करेगा पीएनएल में, फिर उसके बाद पीएनएल की सारी डेबिट आइटम्स को उठाएगा, गप करके खाएगा, पीएनएल की सारी क्रेडिट आइटम्स को उठाएगा, गप करके खाएगा, जिससे नेट इंपैक्ट ये आएगा एचओ की बुक्स में कि उसने 24 का प्रॉफिट गप करके खा लिया। सो दैट इज माई लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड की एंट्री क्या होगी, एचओ सबसे पहले क्या करेगा, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट देखेगा, उसमें ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स को उठाएगा, उनका टोटल करेगा। ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स का टोटल कितना आ रहा है, 60 + 293 + 7, जीपी मत लेना, सिर्फ ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स, तो ये आ रहा है 360। तो एचओ क्या करेगा, ब्रांच के ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स का टोटल करेगा और उठा के गप करके खा जाएगा। कैसे गप करेंगे, लेट्स सी। आप एंट्री पास करोगे ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट विद द टोटल 360 और ब्रांच हो जाएगा क्रेडिट। 360 क्या है, ब्रांच ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स का टोटल है जो एचओ गप करके खा रहा है। तो एचओ ने अपनी बुक्स में ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर लिया 360 से, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या करेगा, ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ देखेगा, उसके क्रेडिट आइटम्स का टोटल करेगा। कितना आ रहा है, 360 + 72 432, क्रेडिट आइटम्स का टोटल करेगा और उठा के गप करके खा जाएगा। यानी कि वो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेगा अपनी बुक्स में, कितने से, 432 से, जितना टोटल है। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 432 से, ये किसका टोटल है, क्रेडिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा 432 से, ठीक है। यहां तक नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है आपका, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो चुका है 360 से, क्रेडिट हो चुका है 432 से, यानी कि नेट बैलेंस बच रहा है 72 क्रेडिट। और ये क्या है, ये मेरा जीपी है। जब आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो आप यही करते हो, क्रेडिट आइटम्स का टोटल माइनस डेबिट आइटम्स का टोटल, आपका जीपी बचता है। तो हमारा जीपी बच गया 72 का, फिर हम जीपी को पीएनएल में उठा के भेजते हैं। तो क्या एंट्री पास हो रही है, यहाँ पे आपका पीएनएल क्रेडिट हो रहा है ना, और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो एंट्री हो रही है ट्रेडिंग टू पीएनएल, यानी कि आप जीपी ट्रांसफर कर रहे हो तो हम जीपी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हमारा जीपी ट्रांसफर हो जाएगा, जीपी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग टू पीएनएल। तो एंट्री पास कर देगा एचओ अपनी बुक्स में, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट 72 टू ब्रांच पीएनएल 72। इससे क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट अब बंद हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ 360 से, फिर आपने क्रेडिट किया 432 से, तो 72 का जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा था वो हट गया जब आपने ट्रेडिंग को डेबिट किया 72 से। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिख रहा हमारी बुक्स में, ठीक है ना। एचओ की बुक्स में ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट हट चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करेगा एचओ, ब्रांच के पीएनएल की तरफ देखेगा, उसकी डेबिट आइटम्स उठाएगा और गप करके खा जाएगा। पीएनएल की सारी डेबिट आइटम्स का टोटल करो एक बार, 2 + 25 + 10 + 9 + 2 48। तो 48 का टोटल आ रहा है पीएनएल की डेबिट आइटम्स का, ब्रांच पीएनएल की डेबिट आइटम्स का टोटल आ रहा है 48। एचओ क्या करेगा, इसको उठा के गप करके खाएगा, यानी कि ब्रांच पीएनएल डेबिट करेगा अपनी बुक्स में 48 से, ब्रांच पीएनएल डेबिट 48 और ब्रांच हो जाएगी क्रेडिट। तो ये मैंने क्या किया, एचओ ने ब्रांच की पीएनएल की डेबिट आइटम्स को उठा के गप करके खा लिया। ऐसे ही वो ब्रांच के पीएनएल की क्रेडिट आइटम्स की तरफ देखेगा और गप करके खाएगा, अगर होंगी तो। इस केस में है नहीं, कोई इनकम आ नहीं रही, तो इसीलिए नेक्स्ट एंट्री पास नहीं होगी। अगर होती तो क्या एंट्री पास होती, आप ब्रांच को डेबिट करते और ब्रांच पीएनएल को क्रेडिट। ब्रांच पीएनएल को क्रेडिट मतलब ब्रांच पीएनएल की जितनी क्रेडिट आइटम्स है उसका टोटल। ये एंट्री अब मेरी पास नहीं हो रही, ठीक है। अब जब ये आपने ये 5 एंट्रीज पास कर ली, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें आपने क्या क्या किया, क्विक रिकैप लेते हैं। एचओ ने क्या क्या किया, ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स उठाई, ब्रांच ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स उठाई, गप करके खा गया। ब्रांच ट्रेडिंग की क्रेडिट आइटम्स उठाई, गप करके खा गया। जीपी उठाया, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ब्रांच पीएनएल की डेबिट आइटम्स उठाई, गप करके खा गया। ब्रांच पीएनएल की क्रेडिट आइटम्स उठाई और गप करके खा गया, ठीक है। यहां तक अब हम पहुंच गए। इससे नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा पहले ही बंद हो चुका था, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट तो अब हमारी बुक्स में नहीं आ रहा। 2 अकाउंट अब आ रहे हैं, एक आ रहा है ब्रांच अकाउंट, ब्रांच और आ रहा है ब्रांच, ठीक है। दूसरा अकाउंट हमारा आ रहा है ब्रांच पीएनएल। तो हमें देखना है कि नेट इंपैक्ट कितना हो चुका है अभी तक। तो देखो, सबसे पहले आपने ब्रांच को क्रेडिट किया था 360 से, फिर डेबिट किया था 432 से, यानी कि आपने डेबिट किया था 432 से, क्रेडिट किया था 360 से, फिर आपने फिर से क्रेडिट किया था ब्रांच अकाउंट को
48 से, फिर से क्रेडिट किया था 48 से, ठीक है ना। तो आपने फिर से क्रेडिट किया 48 से, तो टोटल क्रेडिट हो चुकी है ब्रांच आपकी 408 से और टोटल डेबिट हो चुके हैं 432 से। तो नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है? नेट इंपैक्ट आ रहा है कि ब्रांच आपकी डेबिट में खड़ी है 24 की, ठीक है ना। 5 एंट्रीज के बाद ब्रांच आपकी डेबिट खड़ी है 24। ब्रांच पीएनएल भी देख लेते हैं। ब्रांच पीएनएल आपने सबसे पहले क्रेडिट किया कितने से? 72 से, फिर आपने डेबिट किया 48 से। तो 72 से क्रेडिट, डेबिट 48, 72 क्रेडिट, डेबिट 48, यानी कि नेट बैलेंस कितना आ रहा है? ब्रांच पीएनएल का नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है? नेट इंपैक्ट आ रहा है आपका ब्रांच पीएनएल 24 क्रेडिट पे खड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक की एंट्रीज के बाद ब्रांच अकाउंट डेबिट खड़ा है 24 और ब्रांच पीएनएल आपका क्रेडिट खड़ा है 24, ठीक है। 5 एंट्री से नेट इंपैक्ट ही आया। अब एचओ क्या करेगा? ब्रांच पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस है इसको उठा के धक्का मार देगा अपनी बुक्स में से और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर लेगा। किसका पीएनएल? एचओ का खुद का पीएनएल। तो ब्रांच पीएनएल आप डेबिट कर दो, यानी कि आप अपनी बुक्स में से इसको धक्का मार रहे हो और वो अपना पीएनएल क्रेडिट कर लेगा 24 से। तो एचओ ने क्या किया? ब्रांच पीएनएल का जो भी बैलेंस आ रहा था ना वो उठा के अपने पीएनएल में ट्रांसफर कर लिया। तो छठी एंट्री क्या पास होगी? ब्रांच पीएनएल डेबिट, ब्रांच पीएनएल डेबिट 24 टू पीएनएल 24, ठीक है। दीज आर माई 6 एंट्रीज प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करने की। तो देखो हुआ क्या, हमारी 5 एंट्रीज के बाद नेट इंपैक्ट ये आ रहा था कि ब्रांच अकाउंट डेबिट खड़ा था 24 से और ब्रांच पीएनएल खड़ा था क्रेडिट 24 पे। तो एचओ ने क्या किया? इस ब्रांच पीएनएल को अपनी बुक्स में से धक्का मार दिया, तो इसको डेबिट कर दिया और अपने पीएनएल को क्रेडिट कर लिया, यानी कि अब ब्रांच पीएनएल आपकी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब फाइनली 6 एंट्रीज के बाद नेट इंपैक्ट क्या खड़ा है कि आपकी जो ब्रांच अकाउंट है वो डेबिट खड़ी है 24 पे और आपका अपना पीएनएल क्रेडिट खड़ा है 24 पे। 6 एंट्रीज का ये इंपैक्ट आया। अगर आप अपने शॉर्ट मेथड पे जाओगे ना तो भी आपने यही एंट्री पास की थी, ब्रांच को डेबिट किया था 24 से और पीएनएल को क्रेडिट किया था 24 से। तो शॉर्ट मेथड में आप इस एंट्री पे एक एंट्री से पहुंचते हो, लॉन्ग एंट्री में आप इस इफेक्ट पे 6 एंट्रीज के बाद पहुंचते हो कि आपका ब्रांच डेबिट होता है 24 से और आपका पीएनएल क्रेडिट होता है 24 से। ये हमने पूरा लॉजिक समझा है कि लॉन्ग मेथड से हम ब्रांच टू पीएनएल की एंट्री पे कैसे पहुंचते हैं। आपको क्या दिखाना है? आपको ये 6 एंट्रीज दिखानी है, ठीक है। ये वाली इस केस में एप्लीकेबल नहीं है 5th एंट्री, तो ये मेरी 6 एंट्रीज बनती हैं। अगर पीएनएल की कोई क्रेडिट आइटम्स होगी तो वो भी आप दिखाओगे, ठीक है। सो क्विक रिकैप लेते हैं। ब्रांच ट्रेडिंग की डेबिट आइटम्स का टोटल करो और एंट्री पास करो ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच। फिर ब्रांच ट्रेडिंग की क्रेडिट आइटम्स का टोटल करो और एंट्री पास करो ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। फिर जीपी आएगा 72 का, उसको ट्रांसफर करो ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पीएनएल 72, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच पीएनएल की डेबिट आइटम्स का टोटल करो, एंट्री करो ब्रांच पीएनएल टू ब्रांच। फिर ब्रांच पीएनएल की क्रेडिट आइटम्स का टोटल करो और एंट्री पास करो ब्रांच टू ब्रांच पीएनएल। और फाइनली ब्रांच पीएनएल में जो बैलेंस बच रहा है वो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। ये किसका पीएनएल है? ये एचओ का पीएनएल है, ठीक है। सो दिस इज माय लॉन्ग मेथड।